16 channels. 2019 आप देख रहे हैं। इसमें आपको हम बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर हल्का सीट से आप देख सकते हैं, तस्वीर भी ग्राफिक्स भी आपके सामने आ गया। श्रीनगर सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाजरीन तक हम पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह जीत दर्ज की है, क्योंकि मुकाबला भी बहुत मुश्किल नहीं था। यह मुकाबला श्रीनगर की सीट पर आसान माना जा रहा था, क्योंकि श्रीनगर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने और आप देखिए कि श्रीनगर सीट पर पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन की शिकस्त हुई है। और इसी तरह से आपको बता दें, जो मैं बात कर रहा था, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंतखाबी रुझानात पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। इंतखाबी जो रुझानात आए हैं, एग्जिट पोल सही थे। उमर अब्दुल्ला ने यह मान लिया है कि नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए थे वो सही थे। बेहतरीन मुजाहरे पर बीजेपी और एनडीए को उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद दी है। जीत का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह को जाता है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और इसी पर और बात करेंगे। मेरे साथ कश्मीर बुलेटिन के मेरे जो साथी हैं, शौकत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा विशाल आजम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथी एंकर हैं। शौकत, सबसे पहले अगर श्रीनगर की सीट की हम बात करें, क्या कुछ जानकारी, कितना मार्जिन है जीत का, क्या कुछ डिटेल मिल पाई? हुरैरा, सबसे पहले आपको ये बताना कि अभी हमारे पास ये बड़ी खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एनसी के सदर भी हैं, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से दोबारा जीत गए हैं। पिछली बार बाई इलेक्शन में भी उन्होंने जीता था। तो अभी अगर श्रीनगर सीट पे 40,000 वोटों की काउंटिंग अभी होनी है, लेकिन ऑलरेडी उनकी लीड 55,000 की है, तो हम ये साफ है कि वो जीत ही गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी खबर है, और एज एक्सपेक्टेड श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत, देखा जाए जिस तरह से वो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, उन्होंने बीजेपी को मुबारकबाद दी, पीएम मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दी। और मुझे याद है जब एग्जिट पोल आ रहे थे, उस वक्त सबसे पहला ट्वीट उमर अब्दुल्ला का आया था कि एग्जिट पोल बकवास हैं। अब उन्होंने कहा, बयान से पलट गए कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही थे। नहीं, उस वक्त क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ऐसा नेचर ही है, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो है अभी हम बेस्ट है कि 23 का वेट किया जाए और सोशल मीडिया टीवी चैनल सब बंद किया जाए, तो 23 का वेट किया जाए। तो अब जाहिर सी बात है, अब उनके पास कोई और ये अल्टरनेट भी नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा जो भी है इस वक्त। तो बिल्कुल, लेकिन वो फायदा हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल फायदा हुआ। तो फायदा, क्योंकि पिछले 2014 के लोकसभा जो इलेक्शन थे उसमें तो सफाई हो गया था उनका। तीनों सीटें वादी की जो है पीडीपी के पास थी। बिल्कुल। तो इस वक्त विशाल, कैसे अब जम्मू कश्मीर की सियासत को अब कैसे देखेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीत गई, पीडीपी का सफाया हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर की जो सियासत वहां के रीजनल पार्टियों से जानी जाती थी, एक रीजनल पार्टी का एक तरह से सफाया हो गया। कैसे देखेंगे जम्मू कश्मीर माइनस पीडीपी? देखिए, दरअसल क्या है कि इस जीत या हार में हमें ये नहीं भूलना होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो वहाँ स्टेट हुकूमत थी, उस स्टेट हुकूमत में बीजेपी और पीडीपी साथ में थी। तो उस स्टेट हुकूमत में बीजेपी और पीडीपी के साथ रहने का क्या नतीजा, किस तरह से वहाँ के अवाम ने महसूस किया है, क्योंकि ये पूरी टर्म ये इन्होंने पूरा नहीं किया, ये गठबंधन या ये अलायंस कहा जाए। एक तरफ विपक्षी पार्टियाँ कहती रही कि ये अलायंस बड़ा अनहॉली है, और लेकिन पीडीपी का मानना था कि हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस जो नतीजे अभी आ रहे हैं, एक तरफ से एनसी की कामयाबी और पीडीपी की कामयाबी में कहीं ना कहीं कमी, वो मतलब रेस में भी नहीं है। तो इससे साफ तौर से लग रहा है कि जो हुकूमत वहाँ स्टेट हुकूमत रही है, वहाँ आवाम खुश नहीं थी। बिल्कुल शौकत, क्या यही वजह है कि जो बिल्कुल सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ये पिछले जो एनडीए बीजेपी के साथ जो पीडीपी की हुकूमत थी, उसमें जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ हालात बने, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि पीडीपी ने पिछली बार पूरा वोट इसलिए मांगा था कि बीजेपी को, मोदी को दूर रखना है, और बाद में उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, और फिर जो हालात हुए वो सबके सामने है। तो उसको खमियाजा भुगतना ही पड़ रहा था, और वो साफ उनको नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि पीडीपी का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का फायदा सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता दिख रहा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला हैं, उनकी जीत हुई है। कहीं ना कहीं एक खुशी की खबर जरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के लिए। सीधे हम स्टूडियो वापस चलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुरैरा। जिस तरह से बताया शौकत अहमद लोन, जो खुद कश्मीर बुलेटिन देखते हैं, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की जीत दर्ज हुई है। जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात देखने को मिले इन मराहिल में, पीडीपी का वोट ही एक तरह से शिफ्ट हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मशकूर उस्मानी अकरम कादरी से हमारी बातचीत हो रही थी, और रज़ा रिजवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। रज़ा रिजवी, जिस तरह से अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, नतीजों में भी एनडीए बढ़त बना रही, बीजेपी को खासकर अब तक 16 सीट मिल चुकी है,
और कांग्रेस इत्तेहाद, यूपी इत्तेहाद की हम बात करें, 3 सीटें यहाँ पर सिर्फ जीत दर्ज हुई है यूपी इत्तेहाद को, वो भी एनसीपी और जेडीएस को मिलती नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 12 बज चुके हैं, बल्कि 1 बजने के करीब हम आ रहे हैं। तो क्या कहें कि जिस तरह के ट्रेंड आकर यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या ये नतीजों में वाकई बदल सकते हैं और इंतज़ार किया जा सकता है? रज़ा रिजवी। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो एग्जिट पोल था वो कहीं न कहीं बिल्कुल सही रास्ते पे था। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो छठे राउंड का चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था, मैं आपके ही इसी चैनल पर न्यूज़ 18 उर्दू पर मैंने कहा था कि जो वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, तो मैंने मिसाल दिया था कि साहब 2 बच्चे जब लड़ते हैं तो एक बच्चा जब हारता है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तो यही हो रहा था वह ज़मीनी हकीकत पे कि ममता बनर्जी को पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रही है, 2 सीट के अलावा उनकी सीटें बढ़ेंगी। उनको लगा ममता बनर्जी को कि उनकी ज़मीन दरकती हुई दिख रही है, और यही वजह थी कि वो चिल्ला चिल्ला के कभी जो अमित शाह की मीटिंग नहीं करने, कभी मोदी जी की मीटिंग नहीं करने, कभी उनका रोड शो नहीं करने दे रहे। तो ये बराबर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब हुआ, तो ये उनको पता चल गया था। अब आप समझिए ममता बनर्जी के लिए वहाँ बहुत दिक्कत है अगर भारतीय जनता पार्टी, और मैंने कहा भी था कि 10 से 15 सीट तक भारतीय जनता पार्टी लाएगी। तो अब ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो अब इलेक्शन होगा विधायक वाला, उसके लिए ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत है वहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 साल पहले से उनके संघ के लोग, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीनी हकीकत में जो हिंदी बेल्ट थी, इससे कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, जहाँ पे हिंदी बेल्ट थी, उस बेल्ट में जाके जहाँ यूपी और बिहार के लोग थे, बहुत जाकर के काम किया, और यही हकीकत जो है वो रज़ा रिजवी, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि दीदी आपके 40 विधायक मेरे से राब्ते में है, मेरे कॉन्टैक्ट में है, अब आपका नंबर खत्म हुआ। यानी जिस तरह की बातें वहां हो रही थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये नतीजे एक तरह से ये चीजें साबित कर रही हैं, ये बात साबित हो रही है एक तरह से कि मगरबी बंगाल में भी बीजेपी एक तरह से बढ़त बना चुकी है। नहीं, बढ़त क्या, बिल्कुल मजबूती से उसने पैर जमा लिया है भाई। अभी इलेक्शन अगर एमएलए का होगा तो उसके लिए दिक्कत होगी, और 40 एमएलए अगर कहा है और इतनी पीएम ने कहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि वो जो कह के आएंगे, और आम जन में कहा है, कोई बंद कमरे में नहीं कहा है, पब्लिक मीटिंग में कहा कि 40 विधायक हमारे। और हमने देखा कि मोदी जी ने हमेशा दीदी कह के संबोधित किया है, लेकिन ममता बनर्जी हम जेल भेजेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम मोदी जी को जेल भेजेंगे, मतलब उन्होंने जो है दीदी कह कहा, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमें वो जो है कुर्ता और मिठाई भेजती हैं। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही शालीनता से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, और हमें लगता है वही चीज़ शालीनता पश्चिम बंगाल के लोगों को पसंद आई। और पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल के लिए ममता जी के लिए बड़ी दिक्कत है। लोग तो ये समझ रहे थे कि ममता जो है अपना नंबर बढ़ा के पीएम की दौड़ में आगे जा रही हैं, लेकिन पीएम की दौड़ में तो कहीं नहीं आगे दिखी, और अपनी ज़मीन दरकती दिख रही थी, इसलिए परेशान होकर के वो चिल्ला रही थी। लोग समझ रहे थे कि नहीं साहब, चिल्ला के हल्ला मचा के ये नंबर 1 पर आना चाहती हैं, मायावती जी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री की दौड़ में नंबर 1 पर आ जाएं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं था, खाली उनकी ज़मीन हिल रही थी, ज़मीन दरक रही थी, वहाँ कमज़ोर हो रही थी टीएमसी, इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। और उसका रिजल्ट अभी तो चुनावी रुझान दिख रहा है, जब इसके कंफर्म रिजल्ट होंगे तो हमें लगता है कि सीटें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, रिजल्ट अभी आने शुरू हुए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश जहाँ से दिल्ली तक रास्ता जाता है, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे बीजेपी ने दिल्ली तक रास्ता दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। शुजात अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान हैं। क्या लगता है, बीजेपी ने जिस तरह से शुजात साहब कोशिश की थी कि अगर यूपी में कोई नुकसान होता है तो भरपाई दूसरी जगहों से कर लेंगे, लेकिन दूसरी जगह से भरपाई दिखती नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए जिलानी, ये जो इलेक्शन लड़ा गया इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक कैंपेन रहा इस बार। बीजेपी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसका ताल्लुक़ देश की, मुल्क की तरक्की से हो। बीजेपी का नैरेटिव पूरा कम्युनलिज्म था, और अफसोस की बात तो यह है कि जहां हिंदू मुस्लिम को दूर किया गया, वहीं पर इस भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में
हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया। एक हिंदू ग्रुप जब जय श्री राम का नारा लगा रहा था तो वहीं पर दूसरा हिंदू ग्रुप जय दुर्गा माँ का नारा लगा रहा था। ये देश के लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, लेकिन देश को जिस तरह से, मुल्क को जिस तरह से तकसीम किया गया है वो बहुत ही तकलीफदेह बात है। इस इलेक्शन का बहुत ही अलमनाक वाक़या मैं उसको कहूँगा। जी नहीं, लेकिन एक चीज़ है शुजा साहब, जिस तरह से कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने या एकजुट करने में कहीं ना कहीं ये अपोजिशन का भी बड़ा रोल दिखाई दिया है इस बार। देखिए, अपोजिशन कंफ्यूज थी, अपोजिशन अपनी अना पर अटी हुई थी। कहीं पर सीटों के बंटवारे पर इशू बना, कहीं पर इगोइज्म आया, कहीं पर संगठन कमज़ोर रहे, कहीं पर आवाम की जो वो नफ्स है उसको पहचान नहीं पाए, कहीं पर शख्सी जो है मामले आड़े आए, कहीं पर क्या कहते हैं कि उम्मीदवारों का सही इंतखाब नहीं हुआ, कहीं पर सही जो है अलायंस नहीं बन पाया। ऐसे कई रीजंस हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे सदर राहुल गांधी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा जो संगठन है ग्रास रूट का, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और हम ज़रूर इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ आवाम के पास जाएंगे, अवामी मसाइल को उठाएंगे। देखिए, राहुल गांधी ने जो अवामी मसाइल उठाए उसका जो है बीजेपी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। 2 करोड़ की जॉब की बात नहीं की गई, किसानों को सपोर्टिव प्राइस देने की बात नहीं की गई। लेकिन ये सारे मुद्दे तो गायब हो गए थे एक तरह से। वही कह रहा हूं मैं, जो है सारे मुद्दे गायब हो गए। मैंने वही तो कहा आपसे कि जो नैरेटिव होना चाहिए किसी भी इलेक्शन का, वो बिल्कुल नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि कोई हम गली कूचे का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई गांव का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई खास जो है तबके का इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कौम का जो इलेक्शन हो सकता था वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े। अरुण गुप्ता, जिस तरह से शुजात अली सूफी कह रहे हैं कि जो अवामी मसाइल, अवामी मुद्दे थे वो कहीं गायब हो गए, लेकिन क्या ये इलेक्शन वाकई देश के मुद्दों पर या आवाम के मुद्दों पर न जाकर कहीं घूम फिर कर फिर वही एक सख्त हिंदुत्व के मामले पर आकर रुक गया है? क्या इस मुद्दे पर वोट दिया गया है बीजेपी को? क्या लगता है आपको? एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक आदमी के खिलाफ जब सारे का पूरा हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएं और उनका एक ही नैरेटिव हो कि इस आदमी को हराना है, तो जो देश की जनता है उसको शायद ये बात कहीं पसंद नहीं आती, क्योंकि ये हम लोग नहीं है डिसाइड करने वाले किसको आना है किसको नहीं आना है। ये जनता का काम है कि किसको वो लाना चाहते हैं किसको नहीं लाना चाहते। तो जब जनता को ये लगता है कि जो काम उनका है, ये आप खुद ही बैठ के अपने घरों में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं किसको आना है किसको नहीं आना, तो शायद यही एक वजह है कि जो मेन इशू इलेक्शन के थे वो सारा का सारा इशू एक ही बात पर रह गया कि इसको आप बस किसी तरह इसको आप हटा दीजिए, नरेंद्र भाई मोदी नहीं आने चाहिए, बाकी और कोई भी आ जाए। ऐसा नहीं होता। देश वो सोच अपोजिशन में क्यों आई? पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस आदमी ने काम किया है, लोग वो सोच अपोजिशन में इसलिए आई क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि अपनी उनका किरदार और अपना कद जो है वो इतना छोटा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 5 साल इतना काम किया है, 18-20 घंटे काम किया, नेता जो हमारे हैं नरेंद्र भाई मोदी, क्या उन्होंने प्रूव नहीं किया ग्राउंड पे? क्या उन्होंने ग्राउंड पे प्रूव नहीं किया कि उन्होंने काम किया है? और अगर उन्होंने प्रूव नहीं किया होता तो वो भी तो आप ही की तरह होते। तो नहीं, वो चुनाव का नैरेटिव वो नहीं था। चुनाव का पूरा नैरेटिव जो है जात पात और कम्युनलिज्म था। इसी वजह से लोग जो है एकजुट हुए और उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी सिखावट में या उनकी तरगीब में अपोजिशन पार्टी का नैरेटिव था, भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शमशान घाट खबरस्तान तो मोदी जी ने ही कहा था। सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात भी तो मोदी जी ही ने कही थी ना। देखिए आप तो अरुण गुप्ता जी, लेकिन मुद्दे तो बदले हैं जरूर। उन्होंने क्या क्या कहा, मुद्दे जरूर बदले हैं, तो आप एनसाइक्लोपीडिया निकाल देंगे पूरा कप। नहीं, ठीक है, मुद्दे जरूर बदले हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से बात हो रही है कि अपोजिशन एक तरफ और एनडीए का जो इत्तेहाद था वो कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत रहा और यूपीए कहीं ना कहीं उलझ कर रह गया अपने मामलात में। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से जानकारी ले लेते हैं। शब्बीर, क्या अपडेट आप देंगे? इस वक्त फारूक अब्दुल्ला की जीत दर्ज हो चुकी है। जी हाँ जिलानी, फारूक अब्दुल्ला ने चौथी बार
श्रीनगर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर लिया। हालांकि अभी वोटों की गिनती यहां जारी है, लेकिन सिर्फ 37,000 के करीब वोट गिनने हैं और फारूक अब्दुल्ला ने 61,000 की सबकत पहले से बनाई हुई है। इस तरह फारूक अब्दुल्ला ने आज 2014 की हार का बदला ले लिया है पीडीपी से, जब उन्होंने पीडीपी के उस वक्त के उम्मीदवार तारिक हमीद करा से 40,000 से ज्यादा वोटों से हारा था। हालांकि 2017 के ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने फिर जीत दर्ज कर ली थी। इस तरह फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली थी। यहाँ पे कुल 1,81,000 वोट पड़े थे और उसमें से 82,000 से ज्यादा वोट फारूक अब्दुल्ला ने हासिल किए हैं अभी तक जो गिनती हो चुकी है। जिलानी जी शब्बीर, जिस तरह से जीत दर्ज हुई है, पीडीपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से कहें कि साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह का सियासी माहौल देखने को मिला, इंतखाबी सूरत हाल देखने को मिली थी इन इंतखाबात में, तो ये पीडीपी का ही वोट बैंक है जो शिफ्ट हुआ है एनसी को। देखिए जिलानी, हुआ क्या, अगर आप आज देखेंगे यहाँ वोट शेयर भी पीडीपी का बहुत ही कम हुआ है और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा जीत का है। हालांकि इतने कम वोटों में इतना बड़ा मार्जिन होने की उम्मीद नहीं थी। जो पीडीपी का जो ये इस डाउनफॉल ही समझ सकते हैं आप बारामूला देखें, यहाँ देखें या फिर अनंतनाग, तीनों कश्मीर की तीनों सीटों पे पीडीपी पीछे है जी, यानी वो तीसरे या चौथे नंबर पे होगी बारामूला में भी और यहाँ दूसरे नंबर पे है। तो जाहिर सी बात है कि जो पीडीपी का जो कॉर्डर भी था यहाँ श्रीनगर में, खास तौर से आपको बता दूं, यहाँ पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कोई अभियान नहीं किया, मतलब उन्होंने कोई इंतखाबी रैली नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका मॉरल था यहाँ श्रीनगर के ताल्लुक से। अनंतनाग में खुद महबूबा मुफ्ती इंतखाबात लड़ रही हैं, उनकी सियासी तकदीर दाव पे है, लेकिन वहाँ भी वो पीछे हैं। वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अभी आगे हैं। बारामूला सीट नशस्त पे भी यही हाल, मोहम्मद अकबर लोन आगे हैं और पीडीपी तकरीबन तीसरे या चौथे नंबर पे है फिलहाल। जी शब्बीर, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में पीडीपी एक तरह से साफ हो रही है और एनसी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, लेकिन जम्मू और कश्मीर यहाँ पर बटा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर एनसी जो है आगे दिखाई देती है। कांग्रेस कहाँ है इन दोनों खित्तों में अगर हम बात करें? देखिए कांग्रेस का तो जम्मू से उम्मीद थी, हालांकि उनका सपोर्ट वहां से पीडीपी ने भी किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जी। कम से कम उम्मीद ये थी कांग्रेस से कि वो उधमपुर की सीट पे कुछ हासिल कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेल्ट था वहाँ जो पीडीपी का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वोट हैं, लेकिन वहाँ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ वो दोनों सीटें हार रही है और इसका नतीजा ये है, वजह यह है बताई जो जा रही है कि कांग्रेस ने एक तरह से प्लेटर पे दे दी ये दोनों सीटें भी। किसी भी बड़े नेता ने वहां पे कैंपेन नहीं की, सिर्फ एक गुलाम नबी आज़ाद को छोड़कर बाकी कोई बड़ा लीडर वहां पे कैंपेन के लिए नहीं आया। अनंतनाग में गुलाम अहमद मीर को आखिरी लम्हों में उसको उम्मीदवार बनाया गया, जो उनके मुताबिक भी उनको भी लग रहा था कि ये सही नहीं है। तो कांग्रेस बहुत अपनी पॉलिसियों की वजह से भी कुछ हद तक उनकी पॉलिसियां भी जो उनकी तशरीह मुहिम रही वो भी इसमें जिम्मेदार है। जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि बटा हुआ है जम्मू कश्मीर, पीडीपी का ही वोट बैंक है जो एनसी को शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चौथे या तीसरे नंबर पर पीडीपी है, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर जो है एनसी ही आगे है और जो उम्मीदें कांग्रेस को इधर जम्मू में